वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी कि फ्रॉम सेक्शन 31 टू 41। सेलर और बायर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं डिलीवरी ऑफ पेमेंट को लेकर और डिलीवरी के क्या क्या रूल्स होते हैं, सब कुछ हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 31 कहता है कि सेलर की ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे और बायर की ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे और उनकी पेमेंट करे। ठीक है, हमारे पास है सेक्शन 32। ये कहता है कि सेलर को गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी रहना चाहिए और बायर को उसके बदले पेमेंट देनी चाहिए। दोनों काम सेम टाइम पर होने चाहिए। देन हमारे पास है सेक्शन 33। ये कहता है कि जो डिलीवरी होती है गुड्स की वो एक्चुअल भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और वो सिंबलिक भी हो सकती है। ठीक है, एक्चुअल यानी कि वो फिजिकली गुड्स दे रहा है, कंस्ट्रक्टिव के किसी थर्ड पार्टी के थ्रू दे रहा है और सिंबलिक होते हैं जैसे गोडाउन की हैंड ओवर करना। ठीक है, देन हमारे पास है सेक्शन 34। ये कहता है कि अगर ऑर्डर बड़ा है और गुड्स पार्ट्स में डिलीवर हो रहे हैं और बायर एक पार्ट एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ होल डिलीवरी मानी जाएगी। देन हमारे पास सेक्शन 35। ये कहता है कि बायर की ड्यूटी होती है कि वो डिमांड करे डिलीवरी के लिए। बायर को खुद सेलर से गुड्स डिलीवरी के लिए कहना पड़ेगा। जब तक बायर अप्लाई नहीं करता सेलर बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन हमारे पास है सेक्शन 36। ये बात करता है रूल्स रिलेटेड टू द डिलीवरी। ये कहता है कि कुछ रूल्स होते हैं डिलीवरी से रिलेटेड। पहला रूल है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अगर साइलेंट है यानी कि स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट की प्लेस ही डिलीवरी प्लेस मानी जाएगी। यानी कि जिस प्लेस पे दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करा था उसी प्लेस को डिलीवरी प्लेस माना जाएगा। देन है कि टाइम टाइम ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड होना चाहिए, लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम माना जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को 50 गुड्स डिलीवर करने हैं और उसको रीजनेबल टाइम है कि वो 7 दिन में वो गुड्स बन के डिलीवर हो सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि वो 7 दिन के गुड्स को 1-2 महीने बाद डिलीवर कर रहा है। रीजनेबल टाइम होना चाहिए ना, 7 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन मैक्स हो गया ना ये। अब अनरीजनेबल टाइम हो जाएगा 1 मंथ एंड 2 मंथ्स। ठीक है, देन है हमारे पास की थर्ड पार्टी पोजेशन। यानी कि जब गुड्स थर्ड पार्टी के पास हों तो डिलीवरी तभी होगी जब वो थर्ड पर्सन बायर के लिए गुड्स को होल्ड करने का कंसेंट दे। ठीक है, और एग्री करे। देन है रीजनेबल आवर ऑफ डिलीवरी। रीजनेबल आवर ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है डिलीवरी बायर और सेलर दोनों के लिए रीजनेबल आवर में होनी चाहिए, दोनों के लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है डिलीवरी चार्जेस। सेलर डिलीवरी के लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो खुद बियर करेगा। देन हम बात करते हैं सेक्शन 37 के बारे में। ये बात करता है कि अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाए तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास लेस क्वांटिटी डिलीवर हुई है तो बायर जो है वो या तो उसे रिजेक्ट कर सकता है या फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है और जितनी क्वांटिटी आई है उसके लिए पेमेंट करेगा। ठीक है, मान लो अगर किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी से ज़्यादा, तो बायर क्या करेगा, वो उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितना कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था और उसके लिए पेमेंट करेगा, और जो एक्स्ट्रा होते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो उसे रिजेक्ट कर देगा। अब अगर किसी के पास मिक्स्ड गुड्स आ गए, फॉर एग्जांपल जो बायर है उसने बोला था कि मेरे को वाइट चेयर्स चाहिए, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे उसे वाइट और ब्राउन दोनों मिल गए, तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स को एक्सेप्ट करे और उनके लिए पेमेंट करे, और बाकी की जो उसे नहीं चाहिए ना चेयर्स, ब्राउन चेयर्स उसे नहीं चाहिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, उससे वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर वो वाइट और ब्राउन दोनों एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सेलर को सू नहीं कर सकता फॉर द डैमेजेस। देन हमारे पास है सेक्शन 38। ये बात करता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज के बारे में। ये कहता है कि बायर जो है वो बाउंड नहीं होता इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए अनलेस एंड अनटिल अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। देन हम बात करते हैं सेक्शन 39 के बारे में। ये कहता है कि अगर सेलर ने गुड्स कुरियर सर्विस के थ्रू भेज दिए, ठीक है, बायर को डिलीवरी के लिए किसी कुरियर कंपनी को हायर किया, तो वो बायर को डिलीवर्ड माना जाएगा। 39 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर गुड्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं इन द कोर्स ऑफ डिलीवरी या फिर वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो जो बायर है वो डिलीवरी को डिक्लाइन कर सकता है या फिर वो सेलर को लाइबल बना सकता है फॉर द डैमेजेस। और सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर सेलर ने सी ट्रांजिट के थ्रू गुड्स की डिलीवरी करवाई है तो सेलर लाइबल है कि वो बायर को एक नोटिस भेजे टू इंश्योर कि सी ट्रांजिट के थ्रू उसके गुड्स आए। लेकिन अगर वो नोटिस नहीं भेजता है तो जो भी गुड्स रिस्क में है, अगर उन्हें कुछ भी होता है, उसके लिए सेलर लाइबल होगा।
देन हमारे पास है सेक्शन 40। ये कहता है कि जो गुड्स हैं वो डिस्टेंट प्लेसेस पे डिलीवर हुए हैं, अगर उनके उस टाइम पे कुछ भी गुड्स को डैमेज होती है तो वो सब कुछ बायर पे करेगा। ऑल्दो जो सेलर है उसने एग्री करा था कि वो डिलीवर करेगा अपने रिस्क पे, लेकिन डिस्टेंट प्लेसेस पे डिलीवर हुआ है, वो भी बायर के कहने पे, तो जो भी डिटोरिएशन की कॉस्ट आएगी, जो ट्रांजिट बिल आएगा, वो सब कुछ बायर पे करेगा। देन हमारे पास है सेक्शन 41। ये बात करता है कि बायर का राइट होता है टू एग्जामाइन द गुड्स। सब सेक्शन 1 कहता है कि बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गुड्स एग्जामाइन करने के लिए बिफोर द एक्सेप्टेंस, ताकि वो देख सके कि गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन सब सेक्शन 2 कहता है कि जब तक बायर एग्जामाइन नहीं करता उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली किसी बायर को वो गुड्स को कन्फर्म करने के लिए, तो अगर जब वो डिलीवर होंगे तब बायर के पास राइट है कि वो एग्जामाइन करे कि जैसे गुड्स उसको चाहिए थे वैसे ही हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो उन्हें रिजेक्ट कर सकता है, अगर वो है तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।